आदाब। केविनस टीवी में आपका स्वागत हो। मैं हूं यासिन मीर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सच की, जिस सच को जानने के लिए जम्मू कश्मीर का हर इंसान जानने के लिए बेताब है कि जो दफ़ा 370 और 35A के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी। विक्रम मल्होत्रा जी, आपको केविनस टीवी में स्वागत है। विक्रम मल्होत्रा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो 35A और दफ़ा 370 हटने के बाद जो हालात, जो हमारी रियासत जो एक थी, चाहे लद्दाख तक जो एक ही रियासत थी, वो बिखर के रह गई, और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, हम तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी ने ऐसा किया, मगर कहीं ना कहीं हमारी पार्टियां भी जिम्मेवार हैं। जैसे रीजनल पार्टी एनसी पीडीपी जो उस वक्त इक़्तिदार में थी, पीडीपी इक़्तिदार में भी थी, अब कितना जिम्मेवार ठहराते हैं इन रीजनल पार्टियों को भी, जो दफ़ा तो 370 और जो हालात इस वक्त हमारी इस रियासत का हुआ है, उसको कितनी पार्टियाँ हैं? देखिए मीर साहब, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 370-35 से टूटना एक 5 अगस्त को जब उन्होंने ये फैसला लिया केंद्र ने, उनका मंशूर का हिस्सा था 370 तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का, ये सब जानते हैं। आज जब उनके पास वो ताकत आई, वो नंबर्स आए पार्लियामेंट में, उन्होंने ये फैसला लिया, और ये फैसला लिया, पर उनके मंशूर का कहीं भी ये हिस्सा नहीं था कि जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया जाए, सबसे बड़ी स्टेट जो तीसरी बड़ी स्टेट हिंदुस्तान की थी उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाए और यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे लद्दाख के साथी हों, चाहे जम्मू कश्मीर के साथी हों, वो खुश नहीं है। पर उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खामियां, जिन वजह से, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी देश भर में ये बोलती थी कि 370 और 35A की वजह से जो कमजोरियां थी, वो जो हुकूमतें जम्मू कश्मीर में रही, क्या वो बीजेपी की हो, क्या वो बीजेपी की हो, क्या वो कांग्रेस की हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की हो, उन लोगों ने वो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो थे उनको ठीक नहीं किया। जैसे एक मसला है, गोरखा समाज के लोगों को यहाँ हक देने की बात थी, यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को हक देने की बात थी, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, जम्मू का हिस्सा थे, जो यहाँ सदियों से बस रहे थे, उनको अगर हिस्सा दिया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। पर इन सियासी जमातों ने हमेशा वो राजनीति करी, वो सियासत करी जो जम्मू और कश्मीर को बांट के रखे। जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने ये कोशिश की हमेशा कि जम्मू और कश्मीर को बांट के सियासत की जाए, कश्मीर में किस तरह से सेंटिमेंट उभारे जाएं वक्तन बवक्तन, चाहे वो ऑटोनॉमी के नाम पे हो, ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पे हो, सेल्फ रूल के नाम पे हो, नेशन अचीवेबल नेशनहुड के नाम पे हो, तमाम तरह की सियासी जमातों ने कभी ये एहसास जो है कश्मीर के लोगों को, खुसूसन कश्मीर के नौजवान को, ये नहीं होने दिया कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। और आज वो रियलिटी हमारे सामने है। आज जब 370 टूटने के बाद, 35 टूटने के बाद एक हालात हमारे सामने उभर के आए हैं, और ये उसी जमात ने तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ने का फैसला लिया, जो आज इक़्तिदार में है। आज उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी है। सो जो ये सपना आज दिखा रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो ये सपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या पीडीपी के लोग सपना दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, वो कहाँ से वापस लाएंगे? 4 MPs की एक स्टेट जो थी, वो कहाँ से किस दिन नौमन तेल होगा और राधा नाचेगी, वो कहाँ से ताकत लाएंगे? 300 सीटें लोकसभा में लाएंगे हिंदुस्तान की, और इस फैसले को वापस कराएंगे। लोगों का ये कहना, अगर उस टाइम ये लोग अलायंस ना करते बीजेपी के साथ, हमारी रियासत की ये हालात ना होते। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें आपको बड़ा एक स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट आया था 2014 के बाद, उसमें एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने भी और पीडीपी ने भी। जिस तरह का मैंडेट आया था, जो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो ये एक दूसरे से बचाने के लिए चुनाव लड़े थे, ये दोनों जब साथ में आ गए, तो वो एक फैसला जो था, जो मुफ्ती साहब ने लिया था, वो तमाम लोगों के लिए, जो भी राजनीति से इस खित्ते में, इस देश में जुड़ा हुआ, उसके लिए एक हैरानी वाला फैसला था, एक बड़ा फैसला था। और अल्ताफ साहब का जहाँ तक सवाल है, वो उस वक्त उस फैसले के में कोई एक छोटे, उनका शायद कोई रोल रहा हो, पर जो मेजर फैसला लेना था, क्योंकि कायद जो पीडीपी के थे वो मुफ्ती साहब थे, और उन्होंने ही ये फैसला लिया, और उनके जो baकी साथी हैं उन्होंने ज़रूर उसमें उस फैसले के साथ वो चले। पर हमारा ये मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका उस वक्त, जो मुझे लगता है कि एक
कश्मीर बेस्ड पार्टी के साथ सरकार बना के वो एक ट्रायल जो था वो किया कि कहीं एक ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉम्बिनेशन कामयाब हो जाए। और चूंकि मैंडेट ऐसा आया है तो दोनों पार्टियों ने नॉर्थ साउथ की अलायंस जो थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल इकट्ठे हुए, वो लोगों की बढ़ाई के लिए इकट्ठे हुए थे, पर वो हुआ नहीं। और हमने देखा कि जो एजेंडाज थे दोनों के वो भारी पड़े दोनों पे, और वो सरकार 3 साल में टूट गई। तो वो फैसला मुझे लगता है वो हमको हिस्ट्री के जो लिखने वाले हैं उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो फैसला कहाँ तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में उसने क्या रंग लाया। पर भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में ये शुरू से शामिल था, और उन्होंने जब ताकत मिली तो उसको अंजाम दिया। हाँ, उसका रास्ता अगर पीडीपी उस वक्त बनी तो वो उस पर मुझे लगता है एक सेपरेट सेशन में हम चर्चा कर सकते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट रहा। पर एक बात ज़रूर है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अलग अलग समय पे भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रही हैं। आज वही पार्टीज जो हैं, और कोई अगर आदमी नया उनके साथ बात करे, हाथ मिलाना तो दूर, कोalition तो दूर, अगर बात करने भी जाए तो उसको अलग अलग नाम से पुकारने लगते हैं। जो लोग खुद चीफ मिनिस्टर भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, उमर साहब उस पार्टी के साथ जुड़े रहे, पर आज कोई और अगर कोशिश ये करे या हिंदुस्तान के साथ जुड़ के चलने की बात करे तो उसको अलग अलग नामों से कश्मीर में बुलाया जाता है। जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और साथ में आप कांग्रेस के भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। हम कश्मीर के बाद हम जम्मू की बात करेंगे। 370 और 35A हटने के बाद जम्मू में क्या नुकसान हुआ? देखिए, जम्मू में क्या नुकसान जो हुआ, जम्मू का नुकसान जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, आज हुआ नहीं है, हो रहा है और होता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। यहाँ पहले आपने देखा कि माइनिंग माफिया की एंट्री हुई, वो बाहर के लोगों के हवाले किया गया। फिर लिकर माफिया की एंट्री हुई, वो बाहर के लोगों के हवाले किया गया। आज जो भी प्रेशर बाहर के लोगों का, जो नौकरियों में आप देखिए, जब इन्होंने सिर्फ क्लास 4 के लिए पहले रिजर्व करी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, फिर शोर मचा। वो शोर कहाँ से मचा? वो जम्मू से मचा। जम्मू में आज लोगों को ये लग रहा है कि हमारे लिए, हमारे को जो कहा गया था, आज हमारे नौजवान बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अगर बाहर से लोग आके यहाँ रोजगार लेंगे, और हमारे पास जमीन है कितनी जो हम देश भर के साथ बांटेंगे? हमारे पास जो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ 20% ज़मीन ही है जो एग्रीकल्चर या दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ हो सकती है। तो आज आप जिस तरह से एक आम आदमी जम्मू का है, उसके लिए घर के लिए ज़मीन खरीदना मुश्किल हो गया है। और कल अगर आप ये रास्ते खोल देंगे, आप खुद ही डोमिसाइल की प्रोविजन लगा के यहाँ खुद ही उसका उल्लंघन करते हैं। आपने देखा रिलायंस स्टोर्स की जब बात हुई तो शोर कहाँ? चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू में बंद की कॉल दी, और जम्मू को बंद करना रिलायंस स्टोर को खुलना, बीजेपी का तो ये भी तो कहना है कि दफा 370 और 35 से जो है एक बहुत बड़ी रुकावट है यहाँ की तरक्की के लिए। और यहाँ के युवा जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, और जब 35 और दफा 370 हटेगा उसके बाद यहाँ पे रोजगार आएगा। और यहाँ पे मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो कहाँ आया? आज हटे हुए 2 साल हो गए 35 से और 370 को, और आज पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा है। वो क्यों नहीं हुआ? कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई, कितने लोगों ने कश्मीर में फैक्ट्रियां डाल ली, कितने लोग जम्मू आ गए। और आज अगर आप जम्मू में रियल एस्टेट के साथ पैक्ट साइन करते हैं, हमको दिक्कत नहीं है, पर जम्मू में रियल एस्टेट डेवलपर्स जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी है, यहाँ बहुत बड़े, आप वो फैसिलिटी उनको दीजिए, आप उनको आगे लाइए, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आप देखिए, जो बाहर से आएगा वो आर्किटेक्ट भी बाहर से लाएगा, वो अपने मैनेजर भी बाहर से लाएगा, वो सिर्फ वो सामान भी आधा बाहर से लाएगा यहाँ लगाने के लिए, और बेचेगा भी अगर वो बाहर के लोगों को। तो जम्मू कश्मीर का यहाँ कहाँ से फायदा होगा? जम्मू कश्मीर में तो फायदा ये है कि अगर यहाँ बनाने वाला यहाँ का हो, रोजगार यहाँ के लोगों को मिले, जो यहाँ का लोकल बिल्डर होगा उसके पास यहाँ की लोकल मैन पावर होगी, उसके पास इंजीनियर्स, ओवरसीयर्स, काम करने वाले सब लोग। यहाँ तो 95% लेबर तो आज बाहर की है, तो जो बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, वो तो रोजगार तो बाहर के लोगों को मिल रहा है। अपनी पार्टी का ये स्टैंड है कि नहीं, जो दफा 370 और 35 जो यहाँ से उठाया गया ये गलत हुआ। बिल्कुल, हम मानते हैं कि जिस तरीके से दफा 370 और 35 से हटाया गया वो गलत हुआ, और हम ये भी मानते हैं कि दफा 370 और 35 से वापस लाने का तरीका को अब और कोई नहीं है। हम कब तक दफा 370 और 35 की बात करेंगे? जब आप यहाँ तो किसी के पास कोई रास्ता हो,
ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ला सकता है या पार्लियामेंट ला सकती है, सब लोग ये बात जानते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो वापस लाने से रहे। मगर गुपकार अलायंस तो इसलिए बनी है कि हम इसके लिए लड़ेंगे। आप देखिए, गुपकार अलायंस रही नहीं। गुपकार अलायंस के एक बड़े प्लेयर सजाद लोन साहब तो बाहर हो गए। अब तारिक आमिर साहब हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ठीक है। तारिक आमिर साहब का एक लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप जानते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीपीआईएम को आती रही शुरू से। तो ये तो एक अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है, एक दूसरे को बचाने के लिए, क्योंकि इतने साल इन्होंने हुकूमत करी। अब ये समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा दौर ना आए जहां हमारे दोनों के बगैर कोई तीसरी पार्टी भी हुकूमत में आ जाए। तो उसको बचाने के लिए ये इस अलायंस को, इनको नॉमेनक्लेचर चेंज करके नया नाम देना चाहिए, क्योंकि ये अलायंस बेसिकली इट इज बिटवीन पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। तीसरा तो कोई है ही नहीं इसमें। अगर पीडीपी और एनसी, हाँ, हम यही समझेंगे दो पार्टियों का जो अलायंस है, अगर ये संघर्ष स्टार्ट करती है कि नहीं हम 370 और 35A को वापस लाएं और इसके लिए हम सड़कों पे आएंगे या कोई आंदोलन छेड़ेंगे, अपनी पार्टी कहां तक उनका साथ देती है? आप देखिए, इनका मंशूर है, अगर ये कोई रास्ता बताएंगे जिससे ये ला सकते हैं तो हम उनका, सारी पार्टियां उनका साथ दे देंगी। पर सिर्फ नारा देने के से, जब इनको डीडीसी के इलेक्शन में नारा देना था तो इन्होंने दिया, फिर एक दूसरे के कैंडिडेट को हरवाया। और आज नारा देना एक रास्ता, ये फार्म लॉज का बिल नहीं है। जब फार्म लॉज का बिल जो ये वापस गया है, उसमें पूरी देश की ऑपोजिशन जो है वो उसके किसानों के साथ खड़ी थी। आज देश की जो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो तो 370 को एब्रोगेशन को वेलकम करती रही हैं। चाहे वो कोई भी किस नेशनल पार्टी ने आज तक सपोर्ट किया। आज अगर सरकार में कल पार्लियामेंट में आएगी और बिल वापस होगा, वो किसकी सरकार में होगा? कांग्रेस की सरकार में ही हो सकता है, या समाजवादी पार्टी या यूपीए दोबारा बने। वो 300 सीटें यूपीए लेगी तो वो इस बार सोचेगी, पर उनके जो अपने कांग्रेस के अंदर के आधे लोग तो इस बात से मुतफिक थे कि 370 टूटा तो अच्छा हुआ। तो कौन वापस लाके देगा? सिर्फ महबूबा मुफ्ती के नारे देने से या फारूक अब्दुल्ला साहब के बोलने से 370 वापस नहीं आएगा। देश में एक सोच है इसके प्रति, और वो सोच जो है आज हमको ये एक कोशिश राजनीति की कर रहे हैं कि कंफ्यूज रखा जाए लोगों को, इसी मकमसे में रखा जाए, पर आगे की बात कोई बता नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन हुआ था, हम उस वक्त निकले थे जब कोई नहीं निकला था। क्यों निकले थे? ताकि लोगों की बात की जा सके। आज लोग जिस तकलीफ में है इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से, इस एलजी रूल की वजह से, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से, उनके जख्मों पे मरहम लगाई जाए, उनके काम हो, उनको रोजगार मिले, उनके बिजली पानी सड़कों के काम हो, अपनी चुनी हुई सरकार हो हमारी, या ना कि बाहर से लोग बैठ के हम पे हुकूमत करें। विक्रम जी, हमारा जैसे हमने पहले ही बताया कि सच, हम जो प्रोग्राम हमारा सच पे डिपेंड है। एक और लोगों का शक है, शुबा है अपनी पार्टी के मुतालिक है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं कि जो अपनी पार्टी है ये बीजेपी की बी पार्ट है, बीजेपी का एक अंग है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले ही जवाब दिया। ये लोग, वो लोग बात कर रहे हैं जो लोग खुद बीजेपी की ए पार्टी रहे हैं। पीडीपी ने यहाँ वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था बीजेपी के साथ, और सरकार बाज़ाब्ता 3 साल हुकूमत करी बीजेपी, जिस कैबिनेट में पीडीपी और बीजेपी के मंत्री थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री रहे, और आज अल्ताफ साहब ने तो बात करी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, लोगों की बात करी कई बार, आगे भी 10 बार करेंगे, क्योंकि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉट बीजेपी। उसी वजह से तो उसके बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग को लाए तो उसमें तो सजाद लोन से भी वो मिले। उसके बाद तो कांग्रेस के जी अमीर और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब भी तो सब उसमें अलग अलग टाइम पे मीटिंग में थे। और कितनी दफा ये लोग अलग मीटिंगों में, जैसे अल्ताफ साहब हमेशा कहते हैं कि रात के अंधेरे में ये मिलते हैं, हम तो दिन में मिलते हैं। हमने लिया क्या? हमने कोई सरकार बना ली, हमने कोई उनसे मिलके हमने कोई खुफिया सरकार बना ली। हम तो सिर्फ लोगों की बात करने जब भी महसूस हुआ अल्ताफ साहब को, और हम लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है जम्मू कश्मीर में, आप जाइए बात कीजिए, और जैसे वो हमको मिलते हैं ऐसे वो और पॉलिटिकल जो ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये मैं आपको एक इंटरव्यू मैंने सुना एनसी की स्पोक्स पर्सन का, जिसमें उन्होंने कहा, उससे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इसका हल क्या है, उन्होंने कहा हल ये है कि जो रोज नई पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं उनको आप बंद कर दें। ये एक थॉट प्रोसेस दिखाती है एक पार्टी की
जो ये चाहती है कि बाकी सब पार्टीज बंद हो जाए, कश्मीर में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे और वही जिंदगी भर जब तक अब्दुल्ला डायनेस्टी चल रही है इक़्तिदार उनके पास रहे। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ जम्मू में भी रोज नई पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है। यहाँ परसों एकजुट जम्मू एक पार्टी को रजिस्टर किया गया है। यहाँ कल आने वाले दिनों में आप देखेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज नई फॉर्मेशन होगी। तो क्या आप डेमोक्रेसी का गला घोट देंगे? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो व्यू आपसे नहीं मिलता होगा उसको उठने नहीं देंगे? तो ये सोच जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो ऑटोनॉमी को लेके हो, जब इन्होंने ऑटोनॉमी का बिल पास किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑटोनॉमी का बिल पास किया था, और उस वक्त भी इनकी जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन थी वो साफ नजर आई थी। हम कि क्या ये सोचते हैं जम्मू कश्मीर एज ए एंटिटी को लेके। अल्ताफ साहब ने एक बात कही कि जम्मू और कश्मीर मेरे लिए बराबर है। मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं टूरिज्म की बात करूंगा तो दोनों खितों के लिए बराबर करूंगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करूंगा तो बराबर करूंगा। ये फिर से लोगों के पास जा रहे हैं कि हमें वोट करो, सपोर्ट करो, हम 370 और 35 से वापस आपको देंगे। ये कहाँ, इसकी सच्चाई कहाँ तक है? मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर उनके पास आए ये मसौदा लेके कि वो 370, उससे भगवान के लिए ये पूछें, खुदा के लिए ये पूछें कि उसके पास क्या फॉर्मूला है। क्या वो ये क्या उनको बीजेपी ने अश्योर किया है? क्या बीजेपी ने अश्योरेंस उनको कोई दी है कि वो 370 वापस लाने जा रहे हैं, अगले पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे हैं? क्योंकि उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो सब लड़ रहे हैं, सब लोग, सब पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, या फिर कोई और मैजिकल फॉर्मूला फारूक साहब या उमर साहब ने निकाला है जिससे वो 370 वापस ला सकते हैं। तो ये इतने साल, आज जो आपने सही कहा, ये जो आज जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं ना, इसके लिए ये रीजनल पार्टीज जो कश्मीर में इतने साल जिनको इक़्तिदार रहा, जिन्होंने 27 साल 35 साल जेल के बाद भी उसी हिंदुस्तान की सरकार के साथ बात करी और उसी तनख्वाह पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पे काम करने आए, जिन्होंने बहुत बहुत सपने कश्मीरियों को दिखाए थे। आज जब हम सच्चाई की बात करते हैं कि सरकार जो है, जो ताकत जो है, जो हिंदुस्तान की सरकार से जो मिलेगा, हिंदुस्तान की सरकार से मिलेगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक की बात करेंगे, तो हमको आप ABCD कोई बात टीम का नाम देते हैं। पर आज जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना पड़ेगा क्या वही राजनीति जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोग आज कश्मीर में कब्रों में है, या वही राजनीति चलेगी? वो पहले आज तो आज 370 क्या नया रास्ता जम्मू कश्मीर के नौजवान को दिखाने की जरूरत है, जो डेवलपमेंट का हो, जो तरक्की का हो, जो उसको रोजगार दे सके, जो उसके माँ बाप को ये तसल्ली दे सके कि हमारा बेटा अगर सुबह घर से निकल के गया है तो शाम को वो सलामत वापस आए। आज लोगों को बड़ी तादाद में निकल के आके वोट डालना चाहिए। यहाँ एक चुनी हुई सरकार बनानी चाहिए। जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं बनेगी, जिसमें हिस्स होगा, ये बेहिस सरकार है। क्योंकि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग बाहर के लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये आज यहाँ चाहे LG साहब से लेके नीचे तक आप प्रशासन में देखें, कहाँ है हमारे लोग? तो जब तक हमारी सरकार ना आए, एक चुनी हुई सरकार लाएं, किसी भी पार्टी की लाएं। वो चुनी हुई सरकार 370 और 35 से वापस दिला सकती है। 35 और 370 तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही दे सकती है वापस, और या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो आज और मसाइल भी तो जम्मू कश्मीर में है, जो रोजगार के मसाइल हैं, वो किस लिए लोग आपका कहना है कि कर रहे हैं? 35 और 370 को बोल जाओ और आगे डेवलपिंग की तरफ हम कहते हैं कि 370 और 35-1 की लड़ाई जो है वो 2 ही महाज पे लड़ी जा सकती है। आप कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इस बारे में ये इलेक्शन को सिर्फ 370 और 35-1 का मुद्दा बना के चलना चाहती है। जैसे बीजेपी जब इलेक्शन लड़ती है तो पिछला DDC इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उन्होंने कहा ये जो रोशनी एक्ट के ऊपर इलेक्शन लड़ दिया पूरा, डेवलपमेंट की कहीं बात ही नहीं करी, रोजगार की कहीं बात ही नहीं करी। जितने इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने की बात करते हैं, आप देखिए आज कहाँ DDC एम्पावर्ड है, कहाँ आपका पंचायत एम्पावर्ड है, कहाँ उनके पास पैसा है। तो जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स हैं, 370 की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी या पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। पर जिस इंसान को आज सर्दी का मौसम, बर्फ पड़ रही है, 12 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली दिन में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है? तो हमारा ये कहना है कि इस इलेक्शन को डिविएट करें, मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जो मुद्दे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं, ना कि उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ाया जाए जो पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से इलेक्शन लड़ती रही।
विक्रम जी, इसमें आपका शुक्रिया Thank शुक्रिया you. जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी, जो अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उनका साफ कहना है कि दफ़ा 370 और 35A की जो लड़ाई है वो कोर्ट और पार्लियामेंट में लड़ी जा सकती है, ना कि यहाँ पे अगर इलेक्शन लड़ना हो तो डेवलपमेंट पे उस पे इलेक्शन लड़ा जाए, ना कि 35 और दफ़ा 370 पे। KNS TV, यासिन मीर, जम्मू।